आज बच्चों हम 5 जुलाई 2021 को प्राप्त कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के होमवर्क पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जो कि 1 जुलाई को प्राप्त हुए थे, जिसमें प्रत्येक में 5 प्रश्न थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 5 प्रश्न हैं। बारी बारी से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से प्रबल है। इस कथन को कागज व पेन की सहायता से समझाइए। यानी कि हमें नॉर्मल एक कैलकुलेशन करके इसको समझाना है। हम सब जानते हैं कि वैद्युत बल का जो सूत्र होता है Fe, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की गणना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है के लिए करना चाहें, तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। हमने ये मान लिया है कि दोनों आवेश r दूरी पर स्थित है। यदि इस सूत्र से मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले कूलाम बल या विद्युत बल की गणना करना चाहूं, तो हमारे पास में आप देख सकते हैं कि K के स्थान पर आ जाएगा K का मान 9 इंटू 10 की घात 9। मात्रा किसका होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है। इसी तरीके से Q2 की तरह जगह प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा, जो कि 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम है फिर से, और दोनों के मध्य की दूरी r है, तो r की जगह मैंने अभी r ही लिखा है, यहाँ पर कोई संख्या मैंने नहीं लिखी। कूलाम से कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर होता है। ये कूलाम स्क्वायर इस नीचे वाले कूलाम स्क्वायर से कट जाएगा। आपके पास में बचेगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 2.56 आएगा, और उसको 9 से गुणा करेंगे तो 23.04 आएगा। अगर हम बात करें 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात माइनस 19 की, तो इन तीनों राशियों का आधार 10 है, जो कि समान है। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 माइनस 19 और माइनस 19, तो माइनस 19 और माइनस 19 जुड़ करके हो जाएंगे माइनस का 38। इसमें से आपको 9 घटा देना है, तो माइनस का 29 रह जाएगा। मात्रक में आपके पास रह जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से इसी दूरी के लिए मैं दोनों आवेशों के मध्य गुरुत्वीय बल की गणना करना चाहूं, तो गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है Fg इज इक्वल टू G me mp अपॉन r स्क्वायर। यहाँ me और mp का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान है। G का मान हम सब जानते हैं 6.67 इंटू 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम होता है, और जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है। दूरी चूंकि हमने यहाँ पर भी आर स्क्वायर ली है, समान दूरी ली है जितने की हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल की गणना करते समय ली थी। किलोग्राम और किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये किलोग्राम स्क्वायर कट जाएगा। 9.1 को 1.67 से और फिर 6.67 से गुणा करेंगे तो आपके पास 101.4 आएगा। एक सामान्य से गुणा है जो आप आसानी से कर सकते हो। यदि हम 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 31 और 10 की घात माइनस 27 की बात करें, तो ये तीनों राशियों का आधार जो है वो बराबर है, 10-10 है। और आधार अगर समान हो, राशियां गुणा में हो, तो घातें सदैव जुड़ जाती हैं। जो भी उनका चिन्ह होता है उस चिन्ह सहित माइनस का 11, माइनस का 31, माइनस का 27 तीनों का एक ही चिन्ह है। जब एक ही चिन्ह होता है तो इन्हें जोड़ा जाता है। तो 11 और 27, 11 और 31 को जब हम जोड़ेंगे तो 42 हमारे पास आएगा, और 42 में 27 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। चूंकि तीनों पर ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए माइनस का 69। आर स्क्वायर जो नीचे है वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में, और किलोग्राम स्क्वायर कट चुका है तो बचेगा हमारे पास में न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब अगर हम इस Fe और Fg का अनुपात निकालना चाहें, तो Fe अपॉन Fg मान रख देते हैं। Fe का जो मान है वो है 23 पॉइंट, Fe का जो मान है वो है 23.04 इंटू 10 की घात माइनस का 29 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि यहाँ से लिया गया है पिछले वाले भाग में जो हमने निकाला था। और अगर हम बात करें गुरुत्वीय बल की, तो उसका जो मान है वो अभी अभी हमने निकाला 101.4 इंटू 10 की घात माइनस का 69 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कट जाएगा।
आपके पास में जो राशि बचेगी वो राशि है, जो भी राशि आपके पास में बचेगी वो है 4 इंटू 10⁻−29, तो 1.4 इंटू 10⁻69, 0.04 में 1.4 भाग देंगे तो 0.227 आता है। भाग आप दे सकते हो, बहुत ही सरल सा कार्य है। 10⁻−29 नीचे है, 10⁻69 को जब आप ऊपर लेकर दोगे, जब भी किसी राशि को वर्ग में लगाया जाता है तो उसका जो चिन्ह है परिवर्तित हो जाता है, तो चेंज होकर हो जाता है प्लस का -79 प्लस का 69, दोनों के आधार समान रखेंगे तो करेंगे और आपके पास रहेगा प्लस 29 में प्लस 69 अगर 69 रहेगा। अब पॉइंट में एक संख्या है आगे तो जब में पॉइंट आगे बढ़ाया जाता है एक कर दी जाती है तो 40 से आप जाएगी, आपके पास में आ जाएगा 2.7 का 39। अगर हम इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं इस तरफ ले जाया जाए तो हो जाएगा Fe इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻⁻39 Fg, यानी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एक दूसरे से r दूरी पर है उनमें यदि हम कूलाम बल की बात करें तो कूलाम बल गुरुत्वीय बल की तुलना में 2.27 इंटू 10⁻39 गुना होता है। या हम अन्य आवेशों की भी बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि कूलाम बल गुरुत्वीय बल का 10 जो है वो है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में प्रबल है। जब भी दो राशियों का अनुपात 1 से बड़ा आए तो हमेशा ये मान लें कि ऊपर वाली राशि यानी अंश में जो राशि लिखी है वो बड़ी होगी, चूंकि से कहीं गुना बड़ा आ रहा है इसलिए इसका मतलब ऊपर जो कूलाम बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्थिर वैद्युत कूलाम बल गुरुत्वीय बल की तुलना में प्रबल होता है। इस प्रकार से हम ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व कर सकते हैं। इसी होमवर्क में अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को आवेश कितने प्रकार से दिया जा सकता है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को जो आवेश है वो नॉर्मली 3 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है चालन द्वारा, जिसे हम स्पर्श या संपर्क द्वारा भी कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है घर्षण द्वारा और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रेरण द्वारा। नॉर्मली चालन द्वारा जो आवेश का स्थानांतरण होता है या हम कहें कि आवेशित करने की जो क्रिया है वो चालकों में होती है, जबकि घर्षण द्वारा यह कुचालकों में होती है। पर ये 101% अगर हम कहें कि भाई चालन द्वारा केवल चालकों में ही होगी तो ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कुचालक होते हैं उनकी भी अल्प चालकता होती ही है, इसलिए उनमें भी चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, उसकी मात्रा भले ही कम होगी। इसी प्रकार से हम प्रेरण द्वारा बात करें तो प्रेरण में दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके कई उदाहरण आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। इससे आगे हम बढ़े तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 वो है आवेशन की घर्षण विधि में आवेश संरक्षण नियम की पालना कैसे होती है। देखिए, जब भी दो उदासीन वस्तुओं को घर्षित किया जाता है तो प्रारंभ में उन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो अगर हम कहें तो आवेश प्रारंभ में पहली वस्तु पर आवेश 0 है, दूसरी वस्तु पर भी आवेश 0 है, तो निकाय का जो कुल आवेश है वो भी 0 ही होगा। लेकिन जब दोनों वस्तुओं को घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसलिए जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर यदि n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है उससे तो उस पर Ne धनात्मक आवेश आ जाता है, जबकि दूसरी वस्तु पर समान परिमाण का ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यदि हम इन दोनों आवेशों को जोड़े तो अब भी आप देख सकते हैं कि जो निकाय का कुल आवेश है वो 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक निकाय के लिए आवेशन की घर्षण विधि में कुल आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि कुल आवेश संरक्षित रहता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आवेश ना तो नष्ट हो रहा है और ना ही आवेश को बनाया जा रहा है, आवेश का केवल स्थानांतरण हो रहा है। जितना धनावेश एक वस्तु पर आया है ठीक उतना ही ऋणावेश दूसरी वस्तु पर आता है, इसलिए निकाय का जो कुल आवेश है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घर्षण की विधि में आवेशन की जो घर्षण विधि है उसमें आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। अगले प्रश्न पर हम चलें तो अगला प्रश्न है आवेशन की कौन सी विधि में वस्तुओं को कनेक्ट करना आवश्यक होता है। तो ऐसी विधि जिसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाना, कनेक्ट करना आवश्यक होता है।
तो ये विधि जो है वो है चालन विधि, स्पर्श विधि। इसके अलावा घर्षण विधि में भी दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कनेक्ट की बात करें तो केवल जोड़ने से है, यानी वस्तुओं को जोड़ना है, उन वस्तुओं को एक दूसरे से घर्षित कराना है या नहीं कराना है, ये प्रश्न में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर चालन होगा। यदि यहाँ पर दिया गया हो कि कनेक्ट करके उन्हें घर्षित भी कराया जा सकता है, तो हमारा एक और आंसर होगा, वो है घर्षण विधि द्वारा। अगले प्रश्न पर हम चले तो अगला प्रश्न है, किसी गोले को बिना स्पर्श किए कैसे धनावेश कर सकते हैं। कोई भी गोला है उसे हम बिना स्पर्श किए धनावेशित करना चाहें तो मान लीजिए कि आपके पास में एक अनावेशित गोला है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, हम ये कहें कि विद्युत उदासीन है, यानी जितना धनावेश है उतना ही इस पर ऋणावेश है। यदि इसके संपर्क में एक ऋणावेशित छड़ जो इससे कुछ दूरी पर रखी हुई है, जब इससे अधिक दूरी पर रखी जाएगी तो इस छड़ का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, गोले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही छड़ को गोले के निकट लाया जाता है तो प्रेरण के कारण जो छड़ के ऋणावेश हैं वो इस गोले के अंदर उपस्थित धनावेशों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि ऋणावेशों को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए धनावेश छड़ के निकटवर्ती सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं और जो ऋणावेश हैं वो इस छड़ से दूर वाली सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं। यदि हम अब इस ऋणावेशित भाग को भूसंपर्कित कर दें तो भूसंपर्कित करने पर का मतलब है, इसको पृथ्वी से हमने जोड़ दिया है। पृथ्वी भी एक प्रकार से चालक ही है, इसलिए एक चालक को जब दूसरे चालक से जोड़ा जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो जो इस सतह में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी ऋणावेश के कारण, वो इलेक्ट्रॉन भूसंपर्कित होने के कारण पृथ्वी में चले जाते हैं और इस सतह का जो ऋणावेश है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है वो कम होती जाती है, यानी कि इस सतह का ऋणावेश समाप्त हो जाता है। अब यदि हम भूसंपर्कित भाग को हटा दें और इस छड़ को भी दूर कर लें तो ऐसी स्थिति में जो धनावेश है वो इस पूरे भाग में एक समान रूप से फैल जाएगा और इस प्रकार से हम इस गोले को बिना किसी के संपर्क में लाए एक तरीके से हम इसे धनावेशित कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार से हमें ऋणावेशित करना हो तो जो भूसंपर्कित भाग हमने किया है ऋणावेशित भाग, उसकी जगह धनावेशित भाग को भूसंपर्कित किया जाएगा और तब हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी से वस्तु में ट्रांसफर होंगे। अभी हमने कहा कि वस्तु से पृथ्वी में ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर हम कहेंगे पृथ्वी से वस्तु में ट्रांसफर होंगे। इस प्रकार से इस 5 जुलाई 2021 को प्राप्त होमवर्क भाग 3 को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा।